वेलकम स्टूडेंट। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री में सिंह क्लास के साथ में। देखिए, पहली हेडिंग है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, कोई परिभाषा तो नहीं इस पे, लेकिन उन्होंने थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को इस प्रकार से समझाया कि उन्होंने बताया क्या कि अगर कभी हम लोगों ने तरबूज खाया है, वाटरमेलन, उसके अंदर देखा होगा तो बीज बहुत होते हैं, बीज काफ़ी अंदर घुसे होते हैं। ठीक है, उन्होंने उसी प्रकार से बताया कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसके अंदर बहुत सारे कण विद्यमान थे। मतलब किस प्रकार से अगर देखा जाए तो उन्होंने बताया कि ये हमारे पास एक मॉडल था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देखिए हम दो प्रकार के उसके पिन से आपको अंदर बना के दिखा रहे हैं। ये एक हरे प्रकार का पिन से अंदर हमने इस पे डॉटेड कर दिया है, और एक ये रेड प्रकार से हमने इस पे डॉटेड कर दिया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि उस मॉडल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण विद्यमान हैं, जो कि धनावेशित भी है और ऋणावेशित भी हैं। चलिए देखिए, हम रेड वाले को दिखाई देते हैं, ऋणावेशित, ऋणावेशित, आवेशित कर, या इसको कहेंगे निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, और जो हरे वाले को उसको हम दर्शाए दे रहे हैं धनावेशित। ठीक है, हरे वाले कण को हम दिखाई दे रहे हैं धनावेशित, धनावेशित, जिसको कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इन्होंने किया क्या, इन्होंने बताया तो बढ़िया है, लेकिन इन्होंने किया क्या, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। मतलब क्या, थॉमसन ने तो ये बता दिया कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे धनावेशित कण और ऋणावेशित कण, दोनों कण इस पे पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों कण इसके अंदर पाए जाते हैं। हमने बना भी दिया है रेड और हरे पिन से, आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन थॉमसन ने किया कि हाइड्रोजन के बारे में ये नहीं बता पाए, हाइड्रोजन के बारे में ये नहीं बता पाए, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 1H1 होता है। ठीक है, अगर इस पे देखा जाए, अगर इस चीज़ में देख लिया जाए तो हमारे पास प्रोटॉन क्या मिल जाएंगे, इसमें हमको प्रोटॉन तो 1 मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 है। लेकिन न्यूट्रॉन, इस पे न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, 0 है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 0 है। होना क्या चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर के साथ साथ, एटॉमिक नंबर के साथ साथ जो एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं, या परमाणु भार कहें, वो भी एक होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, एक होता है। तो इसमें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं है, और हाइड्रोजन को ये कायदे समझा नहीं पाए, इसलिए इनका जो थॉमसन का मॉडल था वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। इसके बाद, इन्हीं के बाद जो आए हैं रदरफोर्ड। देखिए, रदरफोर्ड ने किया क्या, उन्होंने भी अच्छा समझाया है, लेकिन वो भी कहीं से मात खा गए। चलते हैं, इनका तो इतना ही इन्होंने समझाया जो मैंने बता दिया भाई। इन्होंने किया क्या है, हाइड्रोजन के बारे में अच्छी तरह से विस्तार के रूप में नहीं बता पाए। जब हाइड्रोजन के बारे में ये नहीं बता पाए तो यहीं से इनका परमाणु मॉडल क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यहीं से उनका परमाणु मॉडल खत्म हो गया। इनके बाद ही एक अगले वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, तो उनका जो मॉडल था, चलते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे, क्या इन्होंने क्या किया, नंबर 2 पे है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, अच्छा आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे या पढ़ के आए होंगे, जो हम बता दें, यहाँ साइड पे लिख रहे हैं, देखिए, अल्फा, बीटा, गामा। हम हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं, इसको कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा, इसको कहेंगे गामा। ठीक है, इन्होंने किया क्या, अल्फा कण के सहारे, अल्फा कण के सहारे इन्होंने अपने मॉडल को सुचारू रूप से बताया।
इन्होंने कहा क्या, देखिए परिभाषा किसी की नहीं है अभी, विदाउट परिभाषा उन्होंने अपने मॉडल को समझाया, उसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को मतलब किया कि अल्फा कणों की सहायता से समझाया। उन्होंने क्या बताया कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के सहारे अपने मॉडल को समझाया, जो कि परमाणु है वो एक गोलाकार संरचना है। मतलब इन्होंने भी बताया जो परमाणु है हमारा, जो परमाणु है वो भी एक गोलाकार संरचना है, गोलाकार संरचना। और उसके अंदर उन्होंने बताया कि उसके अंदर, भाई थॉमसन ने भी बताया कि इसके अंदर ऋणावेशित और धनावेशित कण है। लेकिन जो रदरफोर्ड ने बताया कि हमारा जो ये परमाणु है वो एक गोलाकार संरचना है। मतलब इन्होंने भी वही बताया कि ये गोलाकार एक संरचना है, ठीक है। और उसके अंदर छोटे छोटे विद्युत के कण पाए जाते हैं। विद्युत के कण इन्होंने बताया धनावेशित और ऋणावेशित। अब रदरफोर्ड ने बताया जो इसके अंदर कण, छोटे छोटे कण जो पाए जाते हैं वो क्या है, विद्युत के कण होते हैं, विद्युत के कण होते हैं, और जो कि उदासीन होते हैं। लेकिन अब जब भाई इन्होंने बताया तो विद्युत के कण होते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने एक शब्द निकाला उदासीन, जो ये कण होते हैं ये उदासीन कण होते हैं। अब मेन बात यह कि उदासीन होते हैं। अब बात आके इनकी भी यहीं फंस गई कि भाई जब विद्युत के कण होते हैं वो उदासीन क्यों होते हैं, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज और जितने निगेटिव चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो निगेटिव चार्ज होंगे, जितने हमारे इसमें पॉजिटिव चार्ज पाए जाएंगे उतने ही हमारे निगेटिव चार्ज पाए जाएंगे, जो आपस में आके एक साथ चिपक जाएंगे, जो एक साथ चिपक के संक्रिया करेंगे, उसके बाद वो उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, तो जब इन्होंने ये बताया कि इस पे क्या पाए जाते हैं, इस पे जो हमारे पाए जाते हैं वो विद्युत के कण पाए जाते हैं जो कि उदासीन होते हैं। उदासीन क्यों होते हैं, उदासीन इसलिए होते हैं कि अगर इस पे जितना ही पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है उतना ही इस पे निगेटिव चार्ज भी मिल रहा है, इसलिए ये आपस में संक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस पे भी क्या है, इस पे इनकी कुछ परिभाषाएं हैं जो क्या है, इन्होंने कहा पहला नंबर इन्होंने ये कहा कि परमाणु गोलाकार है, कामा सूक्ष्म है का तथा विद्युत उदासीन होते हैं। एक तो इन्होंने ये कहा, दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा कहा कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। देखिए पहले में कह रहा उदासीन है, विद्युत के उदासीन का बेटा मतलब होता है कि इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। उदासीन का मतलब यही होता है कि इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। देखिए जब उन्होंने कहा कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, तो दो भागों से, तो इसी में नंबर ए क्या कहता है कि धनावेशित होता है। मतलब क्या है, दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला क्या होता है, धनावेशित, मतलब पॉजिटिव, धनावेशित होता है। अब ये बता, अगर इन्होंने कहा धनावेशित होता है तो धनावेशित कहाँ होगा, कहीं यहाँ हमारे बीच में ही तो होगा धनावेशित, ठीक है, यहाँ बीच में ही धनावेशित होगा। इन्होंने बी नंबर क्या कहा है, बी नंबर कहा है इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन
इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब मेन सोचने वाली बात यही है, अगर हम ये मान लें कि ये हमारे पास कोई कण है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, धनावेशित क्षेत्र इन्होंने बताया धनावेशित क्षेत्र होते हैं। तो मान लिया धनावेशित क्षेत्र हमारे पास ये होगा। अब इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चलिए हमने ये भी मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये भरे हैं और ये इनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो भाई कम से कम ये भी तो बता देना चाहिए था, अगर ये हैं इलेक्ट्रॉन हैं इनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो ये क्या ऋण आवेशित हैं? भाई अगर ऋण आवेशित है तो ये चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहे हैं, कि अंदर नहीं जा सकते? अगर चलो ये चारों ओर चक्कर लगा रहे तो कितनी स्पीड पे ये चक्कर लगा रहे हैं, ये भी तो इनको बताना चाहिए था। तो रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया, उन्होंने बताया कि धनावेशित होता है तो ये धनावेशित हो गए और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चलिए अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर भी लगा रहे हैं तो कम से कम इनको ये तो बताना चाहिए थे ना कि इलेक्ट्रॉन ये ऋणावेशित है कि धनावेशित है। अगर ये भी तो क्लियर करना चाहिए। चलिए ये भी नहीं क्लियर तो हम ये तो बता दें कितनी चाल से कितनी तेज ये चक्कर लगा रहे हैं, इन्होंने ये भी नहीं बताया। तो यहीं से क्या हुआ, इनका भी जो परमाणु मॉडल था यहाँ से ब्रेक हो गया। इसके बाद आते हैं तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे ये दोष मिले, ठीक है, ये दोष मिले कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस ऋणावेशित है कि धनावेशित है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर ये चक्कर राउंड लगा रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं सबसे मेन होते हैं बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। क्या है? बोर के परमाणु मॉडल। अब देखिए बोर ने क्या बताया, बोर ने ये बताया कि देखिए ये कोई इनका परमाणु मॉडल है, ये इनका परमाणु मॉडल है। इन्होंने कहा जो इसके अंदर है, इन परमाणु मॉडल के जो अंदर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। इन्होंने बताया जो इसके अंदर भरे हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इन्होंने बताया जो इधर चक्कर लगा रहे हैं, जो यहाँ पे इनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, तो इन्होंने बता दिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना, तो इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं जिन पर देखो इन्होंने रदरफोर्ड ने किया क्या था, ये नहीं साबित किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है कि धनावेशित है, लेकिन बोर ने ये इन्होंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। और इन्होंने किया क्या, ये भी बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये ऋणावेशित होते हैं। लेकिन इन्होंने एक काम और अच्छा किया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दिया कि ये चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने ये भी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहे हैं ये अपनी कक्षकों में ही घूम रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षकों में ही चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया। जैसे अगर हम बाई चांस मान के चले कि हम मान ले पोटेशियम, ठीक है, इसको K से डिनोटेड करते हैं पोटेशियम को, ठीक है। अगर किसी को ये पता हो कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, अगर नहीं पता मैं लिखे दे रहा हूँ, इसका परमाणु क्रमांक 19 होगा, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ना चाहें, ब्रेक करना चाहें तो देखिए 2,8,1 से टूट जाएगा, टूटेगा, ये टूटा, इसके हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 हो गए। अब यहाँ कक्षक अगर दर्शाना चाहे, देखिए ये के, ये एल, ये एम, ये एन होंगे। अब इन्होंने बताया, देखो इन्होंने बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षकों में चक्कर लगा रहे हैं, तो इन्होंने बता दिया कि जो हमारे पास के है वो 2 है, एल इनके 8 हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं, तो उन कक्षाओं के इन्होंने ये नाम दे दिए। बोर ने उन कक्षाओं को उन्होंने बताया कि ये अपने कक्षकों में चक्कर लगाते हैं, तो उन्होंने किया क्या, बोर ने उन कक्षकों के नाम दे दिया जो के एल एम एन से हो गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार हम ऑक्सीजन का निकालना चाहें, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 हो जाएगा। इसके कक्षक क्या हो जाएंगे, के और एल। देखिए इसलिए बताया जा रहा है कि एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन ये पेपरों में पूछे जा सकते हैं, ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि के अपनी कितनी कक्षा में है और ऑक्सीजन का अगर 8 है तो ये अपनी किस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो ये अपना रट लेना, ये आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगले हम चलते हैं, अगला क्या है हमारे पास, देखिए अगली हेडिंग क्या है, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति। तो इसमें हम प्लांक के अनुसार चल रहे हैं, प्लांक के अनुसार। अब प्लांक भी आए हैं, अब प्लांक भी अपना अपना कुछ ना कुछ मत देंगे। अब प्लांक ने अपनी परिभाषा क्या दी, मेन बात प्लांक ने परिभाषा दी। प्लांक ने कहा कि प्रकाश कामा ऊर्जा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होता है, पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, इनको क्वांटा कहते हैं। अच्छा, इनको हमने लिख दिया, इनको क्वांटा कहते हैं। देखिए जो इन्होंने कहा प्रकाश कामा ऊर्जा पैकेटों के रूप में, ये जो पैकेटों कहा है ना, ये चीज, इसको इन्होंने क्वांटा बोला है। जो इन्होंने कहा है पैकेटों, जो पैकेटों को कहा है तो इनको इन्होंने क्वांटा बोल दिया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इनको क्वांटा कहते हैं। फिर इन्होंने एक उसकी फार्मूला दिया, मतलब कि प्लांक ने एक फार्मूला दिया। फार्मूला उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि ई को उन्होंने कहा ऊर्जा, का समीकरण। ठीक है, उन्होंने एक ऊर्जा का समीकरण दिया जो ई बराबर क्या था, एच म्यू। ठीक है, एच म्यू उन्होंने एक ये समीकरण दिया, ई बराबर एच म्यू, उन्होंने ये समीकरण दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको दर्शाए दे रहे हैं, जो ई बराबर उन्होंने बताया, ई को ऊर्जा या एनर्जी। ठीक है, और एच क्या होता है, एच होता है प्लांक नियतांक। ठीक है, और म्यू क्या होता है, म्यू होता है आवृत्ति या कहें इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, अगर H, ध्यान दीजिएगा, H की वैल्यू आप लोगों की याद होनी चाहिए। ठीक है, H की वैल्यू क्या होती है, 6.6 गुणते 10 की पावर -34। ठीक है, 6.6 गुणते 10 की पावर -34, और क्या होता है, जूल
सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये याद कर लेना। हो सकता है कभी कोई पेपर में क्या होता है कि आपका h की वैल्यू नहीं दी होती है। ठीक है, दी हो तो अच्छी बात है, नहीं दी होती तो आपको ये याद होना चाहिए h की वैल्यू क्या होती है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि h की वैल्यू होती क्या है। तो इन्होंने बताया E बराबर एच म्यू, E बराबर ऊर्जा या एनर्जी, h बराबर प्लांक नियतांक होता है, म्यू बराबर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, इनके बाद भी एक वैज्ञानिक है, शायद आप लोगों ने आइंस्टीन का नाम सुना होगा। ठीक है, देखो उन्होंने फिर इनको क्या कहा, देखो आइंस्टीन आए इसके बाद, आइंस्टीन के अनुसार जब आइंस्टीन आए तो आइंस्टीन ने किया क्या, उन्होंने अपना भी एक फार्मूला दिया। उन्होंने क्या फार्मूला दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, E बराबर होता है mc स्क्वायर, E बराबर होता है mc स्क्वायर, जहाँ E हमें पता है ऊर्जा या एनर्जी होता है, और m यहाँ पे हम इन्होंने अपना ये फार्मूला दिया, जहाँ E बराबर तो हमें पता है ऊर्जा होती है, और m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है, और c बराबर क्या होता है, c बराबर होता है वेग। वेग, ये काहे का वेग होता है, ये वेग तो होता है लेकिन काहे का, ये प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है ये। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, प्रकाश का वेग होता है तो आपको इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं होगी तो आपको परेशानी हो जाएगी। अब देखिए, ये पहले प्लांक का है, उन्होंने अपना बताया कि E बराबर होता है एच म्यू। ठीक है, उसके बाद आइंस्टीन आया कि नहीं, E बराबर mc स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको एक नाम तो याद ही होगा, डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली जी आए तो उन्होंने अपना समीकरण दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो डी ब्रोगली जी आए, लिख लेते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। उन्होंने किया क्या, जो ये दोनों समीकरण निकल के आए हैं, समीकरण ये और ये जो निकल के आए, इन्होंने ये दोनों समीकरण को उठाया, E बराबर एच म्यू और E बराबर mc स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया उन्होंने। और उन्होंने किया क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर उन्होंने किया समीकरण 1 + 2 से। ठीक है, जब 1 और 2 से करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड को हम बराबर लिख लेंगे। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा एच म्यू बराबर mc स्क्वायर के। ठीक है, एच म्यू बराबर mc स्क्वायर हो गया, इन्होंने ये बताया। लेकिन देखिए, हम लोग शायद उसके आगे हम लोग पढ़ के आए हैं, या हमें पता होगा कि इधर साइड में हम लिखे दे रहे हैं, इधर ब्रैकेट के अंदर, कि म्यू बराबर में हम लोग पढ़ के आए हैं, म्यू होता क्या है, आवृत्ति होती है, म्यू आवृत्ति होती है। म्यू बराबर होता है वेग बटे तरंग दैर्ध्य, वेग बटे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये होता है, मतलब कि म्यू बराबर होता है c/λ। म्यू बराबर होता है c/λ। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या, जहाँ म्यू था, म्यू की जगह पे उन्होंने उठा के c/λ रख दिया। तो इन्होंने किया क्या, ये आ गया h × c/λ बराबर mc स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, ये तो हमें पता है ना कि यहाँ से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, हमारा h/λ बचेगा बराबर mc बचेगा। ठीक है,
फिर इन्होंने किया क्या, इसको सॉल्यूशन किया, इसको बटे में लेके इसका तिर्यक गुणा करा लिया। ठीक है। देखिए इसका जब उन्होंने तिर्यक गुणा कराया तो आप लोग हल भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा h बराबर लेमडा, h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू, लेमडा तो लिखा ही नहीं, चलिए लेमडा हम लिखे थे, mc इंटू लेमडा हो जाएगा। ठीक है। हमको निकालना क्या है, तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो इसका मतलब हमको लेमडा का मान निकालना है। तो हमारे पास लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए h है, h अपान म्यू, क्योंकि गुणा में है, जब इसको उधर भेजेंगे वो भाग में चला जाएगा। तो ये h अपान क्या आ जाएगा, mc। तो इन्होंने इस फार्मूले का व्युत्पन्न किया। लेकिन फिर भी देखो ये यहाँ शांत नहीं बैठे, क्योंकि इनको भी फार्मूला, ये पूरा भी बेस फार्मूला है ही नहीं है। तो इन्होंने अभी यहाँ पे किया क्या, देखिए इनको अगर हम देखा जाए, यहाँ ही देखो साइड पे हम लोग लिखे दे रहे हैं। देखो v बराबर क्या होता है, वेग होता है। ठीक है। v बराबर वेग होता है और c बराबर भी वेग होता है। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे किया क्या, इन्होंने कहा कि लेमडा बराबर, इन्होंने रखा h अपॉन एम वी लग दिया। इन्होंने निकाला कि ये हमारा मेन फार्मूला ये निकला। ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ भी एक बात फंसी। देखिए हम लोगों को पता है, क्या पता है कि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणते वेग। ये होता है द्रव्यमान गुणते वेग। ठीक है। संवेग को हम लिखते हैं p से और द्रव्यमान को m से इंटू v से। ठीक है, लिखते हैं। तो इन्होंने किया क्या कि देखिए ये और ये शायद मैच कर रहा है, तो इन्होंने उठा के इसकी जगह p को रख दिया है। जब इन्होंने उठा के इसकी जगह p को रखा है, तब जाके इन्होंने अपना जो मेन फार्मूला बनाया वो बनाया लेमडा बराबर h अपॉन p। इनका ये जाके मेन फार्मूला निकला जाके। ठीक है। अब इन्होंने एक चीज और बताया कि जितना ज़्यादा संवेग बढ़ाया जाएगा, संवेग को हम p से लिखते हैं ना, p से डिनोटेट करते हैं, कहा जितना ज़्यादा संवेग बढ़ाया जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा संवेग बढ़ेगा उतना ही तरंग दैर्ध्य कम होता चला जाएगा। मतलब संवेग जितना बढ़ाया जाएगा तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होता चला जाएगा, और जितना संवेग को कम किया जाएगा तरंग दैर्ध्य उतना ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इन्होंने अपना बेस फार्मूला निकाला, इन्होंने उसको पूरी तैयारी से समझाया। इसके बाद अब चैप्टर में जब अगला नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उस पे आपके एग्जाम्पल भी हों, क्योंकि इससे कम से कम 3 या 4 नंबर से पूछा जाएगा, 3 या 4 नंबर तक पूछे जाएंगे, वो भी इससे न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे 3-4 नंबर से। तो बेटा अगले वीडियो में कंप्लीट होके आना। आज आपको जो पढ़ाया गया है आप उसको रख लें या तो आप नोट्स बना लें। ठीक है।